आज का टॉपिक है डॉपलर प्रभाव। स्रोत एवं प्रेक्षक की आपेक्षिक गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। माना एक निर्देश फ्रेम एस डैश जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष नियत वेग v से धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति कर रही है। माना निर्देश फ्रेम S के मूल बिंदु O पर स्थित प्रकाश का बिंदु स्रोत समय t बराबर 0 एवं समय t बराबर कैपिटल T जो कि आवर्तकाल है, इन दो समय पर प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करता है। दो निर्देश फ्रेम हम ले रहे हैं। एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S है जिसका मूल बिंदु O है। दूसरी निर्देश फ्रेम S डैश है जो इस निर्देश फ्रेम S के सापेक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में नियत वेग v से गति कर रही है। किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रही दूसरी निर्देश फ्रेम भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम ही होती है। तो ये दो निर्देश फ्रेम हमने ली S और S डैश। प्रारंभ में जब समय t और t डैश 0 हैं, दोनों के मूल बिंदु O और O डैश ये संपाती हैं और इसके बाद S डैश फ्रेम धनात्मक x अक्ष की दिशा में नियत वेग v से गति करना प्रारंभ करती है। तो हम बिंदु O पर एक प्रकाश का बिंदु स्रोत लेते हैं जो प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करता है दो अलग अलग समय पर। एक समय t बराबर 0 पर, स्मॉल t समय 0 है यानी प्रारंभ में जबकि S डैश फ्रेम गति करना प्रारंभ करे, और दूसरा स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T समय, ये एक आवर्तकाल मान लें। तो मूल बिंदु O पर प्रकाश का बिंदु स्रोत है और ये प्रकाश स्पंद लाइट पल्स अमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है इन दो अलग अलग समय पर, स्मॉल t बराबर 0 और स्मॉल t बराबर कैपिटल T समय पर। कैपिटल T समय को हम आवर्तकाल मान रहे हैं, टाइम पीरियड। प्रारंभ में t बराबर t डैश बराबर 0। प्रारंभ में जब दोनों फ्रेम में समय 0 है, t भी 0 है, t डैश भी 0 है, इस समय पर दोनों निर्देश फ्रेम संपाती हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। अतः प्रथम संकेत S डैश निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु O डैश पर स्थित प्रेक्षक द्वारा x डैश बराबर 0 पर t डैश बराबर 0 समय पर ग्रहण किया जाएगा। तो प्रारंभ में जब समय t 0 है, t डैश भी 0 है, O और O डैश दोनों बिंदु मूल बिंदु एक ही जगह पर हैं, x भी 0 है, x डैश भी 0 है इन दोनों बिंदुओं के लिए। तो जब पहला प्रकाश स्पंद उत्सर्जित होता है t बराबर 0 समय पर, x बराबर 0 स्थिति पर, S डैश फ्रेम में मूल बिंदु O डैश पर प्रेक्षक स्थित है, ऑब्जर्वर है जो प्रेक्षित कर रहा है इस प्रकाश स्पंद को। तो O डैश बिंदु पर जो प्रेक्षक स्थित है उसके लिए भी समय t डैश 0 है और स्थिति x डैश भी 0 है पहले स्पंद के लिए। पर जो दूसरा स्पंद स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T समय पर जो उत्सर्जित होगा, तब तक यह मूल बिंदु O डैश थोड़ा आगे आ चुका होगा क्योंकि S डैश फ्रेम v वेग से धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति कर रही है। अब हम देखें कि S डैश
प्रथम संकेत तो एस डैश निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु ओ डैश पर स्थित प्रेक्षक द्वारा एक्स डैश बराबर 0 स्थिति पर और टी डैश बराबर 0 समय पर ग्रहण किया जाएगा। अब दूसरा संकेत हम देखें तो दूसरा संकेत स्थिति एक्स डैश पर समय टी डैश पर प्राप्त किया जाता है। तो एक्स डैश और टी डैश के मान लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से हम ज्ञात करते हैं। लॉरेंज रूपांतरण से एक्स डैश बराबर होगा गामा इंटू एक्स माइनस वी टी और टी डैश बराबर होगा गामा इंटू टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। तो हम दूसरे संकेत के लिए एक्स डैश और टी डैश के मान ज्ञात करें तो एक्स डैश बराबर होगा गामा, एक्स का मान रखें जो 0 है, और अब स्मॉल टी का मान कैपिटल टी है। दूसरा संकेत स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी समय पर उत्पन्न किया जाता है। तो x इक्वल टू 0 है और स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी रखने पर एक्स डैश का मान ज्ञात किया जो आया माइनस गामा वी टी। एक्स डैश बराबर माइनस गामा वी टी। यह बिंदु इस चित्र में इस तरह से दिखाया गया है जहां हमने लिखा है एक्स डैश बराबर माइनस गामा वी टी। यह ओ डैश मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स डैश का मान नेगेटिव होगा, दाईं ओर एक्स डैश का मान पॉजिटिव है। ओ डैश पर एक्स डैश 0 है। तो एक्स डैश बराबर माइनस गामा वी टी जो बिंदु है यह गामा वी टी दूरी पर बाईं ओर होगा ओ डैश से, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो दूसरा जो प्रकाश स्पंद उत्सर्जित हुआ है स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पर, उसके लिए एक्स डैश का मान आया माइनस गामा वी टी और इसी तरह से टी डैश का मान ज्ञात करें तो टी डैश है गामा इंटू टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। इसमें भी x बराबर 0 रखें और स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी रखें तो टी डैश का मान आता है गामा टी। तो इस तरह से हमने एक्स डैश और टी डैश के मान ज्ञात कर लिए। एक्स डैश है माइनस गामा वी टी, टी डैश है गामा टी। एक्स डैश बराबर माइनस गामा वी टी से एक्स डैश इक्वल टू 0 जो कि एस डैश निर्देश फ्रेम का मूल बिंदु है, वहाँ तक पहुँचने में प्रकाश स्पंद को लगा समय ज्ञात करें। एक्स डैश बराबर माइनस गामा वी टी यह बिंदु और यहाँ से ओ डैश बिंदु पर जहाँ पर कि प्रेक्षक स्थित है वहाँ तक प्रकाश स्पंद को पहुँचने में लगा समय वेग बराबर दूरी बटे समय के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय होगा दूरी बटे वेग। दूरी है गामा वी टी और वेग है प्रकाश का वेग c। तो एक्स डैश बराबर माइनस गामा वी टी बिंदु से ओ डैश यानी एस डैश फ्रेम का मूल बिंदु जहाँ पर कि प्रेक्षक स्थित है वहाँ तक पहुँचने में प्रकाश स्पंद को जो समय लगेगा उस समय को डेल्टा टी डैश लिखें तो डेल्टा टी डैश समय होगा गामा वी कैपिटल टी अपॉन सी। समय बराबर दूरी बटे वेग, वेग बराबर दूरी बटे समय के सूत्र से यह समय ज्ञात किया है। एस डैश निर्देश फ्रेम में दोनों संकेतों को मूल बिंदु ओ डैश पर ग्रहण करने में लगा समय अंतराल अर्थात एस डैश निर्देश फ्रेम में आवर्तकाल, एस निर्देश फ्रेम में आवर्तकाल कैपिटल टी मान रहे हैं। दो स्पंद उत्सर्जित हुए हैं एस फ्रेम के मूल बिंदु ओ पर, वहाँ पर स्थित जो बिंदु प्रकाश स्रोत है उससे, एक टी बराबर 0 समय पर और एक टी बराबर कैपिटल टी समय पर। एस डैश फ्रेम में मूल बिंदु ओ डैश पर जो प्रेक्षक है उसके लिए यह जो समय अंतराल है वो है कैपिटल टी डैश होगा, जो समय अंतराल एस फ्रेम में कैपिटल टी है। तो यह टी डैश बराबर होगा, कैपिटल टी डैश बराबर होगा स्मॉल टी डैश प्लस डेल्टा टी डैश। स्मॉल टी डैश का मान रख दें जो है गामा टी, गामा कैपिटल टी,
और डेल्टा टी डैश का मान रख दें जो है गामा वी कैपिटल टी अपॉन सी। तो कैपिटल टी डैश बराबर है स्मॉल टी डैश प्लस डेल्टा टी डैश। स्मॉल टी डैश है गामा टी, गामा कैपिटल टी, और डेल्टा टी डैश बराबर है गामा वी कैपिटल टी अपॉन सी। गामा टी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वी अपॉन सी। गामा का मान रख दें, गामा बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और अब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इसको हम लिखें 1 माइनस वी अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी। अंडर रूट के अंदर की राशि देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस वी अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी। और अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस वी अपॉन सी होगा, इससे यहाँ ऊपर जो 1 प्लस वी अपॉन सी है इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी अपॉन सी, और नीचे बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी अपॉन सी। तो कैपिटल टी डैश बराबर होगा कैपिटल टी इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी। यदि हम इसका उल्टा कर दें यानी 1 अपॉन टी डैश ज्ञात करें तो 1 अपॉन टी डैश बराबर होगा 1 अपॉन टी अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। 1 अपॉन टी आवर्तकाल है तो 1 अपॉन टी होगी आवृत्ति, जिसको हम न्यू से लिख रहे हैं, और 1 अपॉन टी डैश भी आवृत्ति होगी एस डैश फ्रेम में, जिसको हम न्यू डैश से लिखेंगे। तो आवृत्ति न्यू डैश बराबर होगी न्यू अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। यहाँ न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी एस निर्देश फ्रेम में आवृत्ति है, और न्यू डैश बराबर 1 अपॉन टी डैश यह एस डैश निर्देश फ्रेम में आवृत्ति है। समीकरण 4 आवृत्ति का सापेक्षकीय रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यह समीकरण 4 है जो आवृत्ति का सापेक्षकीय या आपेक्षकीय रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। एस फ्रेम में आवृत्ति न्यू है तो एस डैश फ्रेम में आवृत्ति न्यू डैश दी जाएगी इस सूत्र से, न्यू डैश बराबर न्यू अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। स्रोत ओ से दूर यदि प्रेक्षक ओ डैश स्रोत ओ से दूर जा रहा है तो v धनात्मक होगा एवं न्यू डैश छोटा होगा न्यू से। यदि v धनात्मक है का मतलब है कि ओ डैश पर स्थित प्रेक्षक ओ से दूर जा रहा है, ओ पर बिंदु स्रोत स्थित है, प्रकाश का स्रोत, और ओ डैश पर प्रेक्षक स्थित है। ओ डैश यदि ओ से दूर जा रहा है, v धनात्मक ले रहे हैं, तो इस सूत्र से हम देख रहे हैं तो ऊपर की राशि कम है अंडर रूट के अंदर यदि v धनात्मक है तो, इसलिए न्यू डैश छोटा होगा न्यू से। अर्थात आवृत्ति कम प्रतीत होगी। एस डैश फ्रेम में आवृत्ति का मान कम होगा, न्यू डैश छोटा है न्यू से। और यदि प्रेक्षक ओ डैश स्रोत ओ के पास आ रहा है तो v ऋणात्मक होगा, v ऋणात्मक होगा तो न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू, यानी आवृत्ति अधिक प्रतीत होगी। समीकरण 4 में यदि हम न्यू डैश बराबर लिखें c अपॉन लैम्डा डैश और न्यू को लिखें c अपॉन लैम्डा, लैम्डा यदि तरंग दैर्घ्य है
तो आवर्ती न्यू बराबर होगी c अपॉन लैम्डा। c बराबर न्यू लैम्डा। c प्रकाश का वेग है। तो यह प्रकाश का वेग, आवर्ती न्यू और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध है। न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। तो यदि हम लैम्डा तरंग दैर्घ्य के पदों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम लिखें न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, और इसी तरह से न्यू डैश बराबर c अपॉन लैम्डा डैश। ये मान रखें समीकरण 4 में। यहाँ पर लैम्डा फ्रेम S में और लैम्डा डैश फ्रेम S डैश में तरंग दैर्घ्य हैं। तो समीकरण इस तरह का होगा, न्यू डैश की जगह रखा c अपॉन लैम्डा डैश और न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा। c से c कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दें तो लैम्डा डैश बराबर होगा लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर हाफ। अंडर रूट ऊपर जो है अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी, इसको लिखा 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर हाफ, और नीचे जो है अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 1 माइनस वी अपॉन सी की पावर माइनस हाफ। और अब द्विपद प्रमेय से इन दोनों का विस्तार करें। द्विपद प्रमेय बाइनोमियल प्रमेय से 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होगा 1 प्लस एन एक्स, और अन्य पद आएंगे। 1 प्लस एक्स में x है v अपॉन सी जो छोटी राशि है, तो अन्य पद जो अधिक घात के होंगे उनको हम नगण्य मान लेंगे। v अपॉन सी छोटा होने के कारण v c की तुलना में बहुत छोटा है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होगा 1 प्लस एन एक्स, यानी पहला जो ब्रैकेट है ये होगा 1 प्लस n है हाफ और x है v अपॉन सी, तो 1 प्लस हाफ इंटू वी अपॉन सी। इसी तरह से जो दूसरा ब्रैकेट है ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर n, ये बराबर होगा 1 माइनस एन एक्स, और अन्य पद आएंगे जिनको नगण्य मान लेंगे। n है अब माइनस हाफ, तो 1 माइनस इंटू माइनस हाफ इंटू वी अपॉन सी, तो यह हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 2c, यानी ये हो गया लैम्डा इंटू 1 प्लस वी अपॉन 2c का स्क्वायर। और 1 प्लस वी अपॉन 2c के स्क्वायर को फिर द्विपद प्रमेय से विस्तार करें 1 प्लस एक्स की पावर n से, तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स, n अब है 2 और x है v अपॉन 2c, तो ये बराबर आएगा 1 प्लस वी अपॉन सी के। या 1 प्लस वी अपॉन सी के स्क्वायर को खोल लें और केवल 2 ही टर्म रहने दें, 3 टर्म आएंगी। तीसरी टर्म जिसमें वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है उसको नगण्य मान लें, तो भी हम 1 प्लस वी अपॉन 2c के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस वी अपॉन सी। तो लैम्डा डैश बराबर हुआ लैम्डा इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी। यदि समीकरण 5 तरंग दैर्घ्य का सापेक्षकीय रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तरंग दैर्घ्य इस तरह से रूपांतरित होती है, लैम्डा डैश और लैम्डा में ये संबंध है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी, या लैम्डा डैश बराबर होगा लैम्डा प्लस वी अपॉन सी लैम्डा, ब्रैकेट को खोल दें, और इससे हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं जो है तरंग दैर्घ्य में अंतर। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर है वी अपॉन सी लैम्डा, यह तरंग दैर्घ्य में अंतर है डेल्टा लैम्डा, वी अपॉन सी इंटू लैम्डा के बराबर है। यदि प्रेक्षक प्रकाश स्रोत से दूर जा रहा है तो वी धनात्मक होगा एवं लैम्डा डैश बड़ा होगा लैम्डा से, वी धनात्मक है। वी धनात्मक है तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा धनात्मक है, यानी लैम्डा डैश बड़ा है लैम्डा से। और यदि वी ऋणात्मक है
तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ऋणात्मक होगा, यानी लैम्डा डैश छोटा होगा लैम्डा से। यदि प्रेक्षक प्रकाश स्रोत से दूर जा रहा है तो v धनात्मक होगा एवं लैम्डा डैश बड़ा है लैम्डा से, एवं यदि प्रेक्षक प्रकाश स्रोत के पास आ रहा है तो v ऋणात्मक होगा एवं लैम्डा डैश छोटा होगा लैम्डा से। दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने से पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि होती है, अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल सिरे की ओर विस्थापित होती हैं। यह सफ़ेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, बैंगनी से लेकर लाल तक, वॉयलेट से रेड तक। तो वॉयलेट बैंगनी को V से लिखा है और रेड लाल को R से लिखा है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान वॉयलेट से रेड की ओर, बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ता है। वॉयलेट के लिए लैम्डा सबसे कम है बैंगनी के लिए, और लाल के लिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मान सबसे ज़्यादा है। दूर तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है, इसका मतलब है कि यह लाल सिरे की ओर विस्थापित हो रहा है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने से पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि होती है, अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल सिरे की ओर विस्थापित होती हैं। यह घटना लाल विस्थापन रेड शिफ्ट कहलाती है। इससे पता चलता है कि तारे पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। तारे जो प्रकाश का स्रोत हैं, पृथ्वी पर प्रेक्षक है। यदि तारे पृथ्वी से दूर जा रहे होते हैं तो v धनात्मक होता है। v धनात्मक होने से लैम्डा डैश बड़ा होगा लैम्डा, यानी तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि हो रही है, लाल सिरे की ओर तरंगदैर्घ्य विस्थापित हो रही है। ये एक न्यूमेरिकल है। एक तारा पृथ्वी से दूर 0.6 c वेग से जा रहा है। तारे से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति दी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। पृथ्वी पर प्रेक्षित आवृत्ति ज्ञात करो। दिया है v बराबर 0.6 c और आवृत्ति का मान दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। न्यू डैश आवृत्ति का मान ज्ञात करना है एस डैश फ्रेम में। न्यू डैश बराबर है न्यू√1 - v/c अपॉन 1 + v/c। न्यू का मान रखें, v का मान रखें, c से c कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो यह आएगा 6 × 10⁻14 √1 - 0.6 अपॉन 1 + 0.6, और इसका मान सॉल्व करने पर आएगा 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति का मान कम हो गया है।